नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गुजरात के दौरे पर रहे। वहां पर सीएम धामी सादली में आयोजित सरदार गाथा पदयात्रा में शामिल हुए। ये पदयात्रा बिरसा मुंडा सर्किल से सादली तक हुई है। पदयात्रा में भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापस लौट गए। सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदरपूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्रपूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे। गुजरात दौरे के बाद दिल्ली लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से डुमरियागंज के बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने मुलाकात की। उत्तराखंड निवास में सांसद जगदंबिका पाल पहुंचे और सीएम धामी से मुलाकात की। जगदंबिका पाल ने सीएम धामी ने शिष्टाचार मुलाकात की और कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। महेंद्र भट्ट ने शिष्टाचार मुलाकात की और इस दौरान उत्तराखंड के कई विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही राज्य के विकास को लेकर भी बातचीत हुई है। हल्द्वानी के वनपुलपुरा में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में आज सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले पर अब 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज समय की कमी के चलते अब इस पर दाखिल याचिकाओं के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की गई है और माना जा रहा है कि 9 दिसंबर को ही इस पर फैसला आ सकता है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि हमें रेलवे ट्रैक बनाना है और लाइनें बढ़ानी है, लिहाजा इस पर जल्द सुनवाई की जाए। आपको बता दें कि यह मामला करीब 50,000 की आबादी से जुड़ा हुआ है जिनका रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा है और हाईकोर्ट ने अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इतने लोगों को अन्य जगह बसाने का क्या प्लान है। अब 9 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी। कोर्ट के अलावा हम लोगों ने यही कहा है कि आपको कहीं अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो जितने लोग वहाँ से हटाने की आपको ज़रूरत पड़ती है उतने आप रिहेबिलिट कर दीजिए, उसके बाद अपनी ज़मीन ले लीजिए। लेकिन रेलवे ने आज इतना बड़ा प्लान दे दिया कि मेरे ख्याल से जितना बड़ा एरिया ये मांगना चाह रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा स्टेशन मेरे ख्याल से होगा नहीं। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को अब रूट पर पड़ने वाले शहरों से भी जोड़ा जाएगा। चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा की और अधिकारियों को रेल लाइन को शहरों से जोड़ने को कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे अथॉरिटी से लगातार बातचीत की जा रही है। अलाइनमेंट में चेंज के लिए कहा गया है, जिसके बाद फिर से सर्वे का काम किया जा रहा है। लाइन की बात है तो इस पे रेलवे अथॉरिटी से विभिन्न स्तरों पे विचार विमर्श चल रहा है।
कुछ अलाइनमेंट उन्होंने जो दिए थे उस पर मुख्य शहर नहीं थे, तो उसको भी उसमें लाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है, तो उसका वो फिर से सर्वे कर रहे हैं। टनकपुर जौलजीबी रोड राष्ट्रीय सुरक्षा से लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही बॉर्डर इलाकों के लिए मील का पत्थर भी है। ऐसे में दशकों के इंतजार के बाद इस रोड के बनने के आसार नजर आ रहे हैं, जिससे पहाड़ की दूरी मैदान से काफी कम हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। टनकपुर से जौलजीबी की दूरी भले ही फिलहाल 230 किलोमीटर के करीब हो, लेकिन टीजे रोड बनने के बाद से ये दूरी 65 किलोमीटर कम हो जाएगी। टीजे रोड में फिलहाल टनकपुर से रूपाली गाड़ तक 55 किलोमीटर की 2 लेन रोड तैयार हो गई है। यही नहीं, चलथी नदी में 690 मीटर लंबा पुल भी बनने की कगार पर है। शेष 46 किलोमीटर रोड के सर्वे का काम अंतिम चरण पर है। साथ ही इस रूट पर 3 छोटे छोटे पुलों का सर्वे भी तेजी से चल रहा है। टीजे रोड काली नदी किनारे बन रही है, जिस कारण यहाँ गाड़ियाँ रफ्तार के साथ चलेंगी। हमारी जो टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग है, क्योंकि इसमें होम मिनिस्ट्री का पैसा आता है और उसको भी हमको डेवलपमेंट करना है, उसका वो रोड हम उसको पिथौरागढ़ के रोड के साथ उसको हम कनेक्ट कर देंगे, सेल सिल्ला होते हुए भी, तो हमारा समय की बहुत बड़ी बचत होगी। टनकपुर से रूपाली घाट तक 55 किलोमीटर तक हमारा रोड वर्क कंप्लीट हो गया है। बीच में हमारा चलथी रिवर पे 690 मीटर का पुल का कार्य दिसंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेपाल बॉर्डर के करीब बनने वाली इस रोड को 2005 में हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन अब जाकर जमीन में कुछ नजर आ रहा है। प्रस्तावित पंचेश्वर बांध ने भी इस रोड की राह में कई रोड़े अटकाए। जौलजीबी से झूला घाट तक सिंगल रोड पहले ही कट चुकी है। टीजे रोड के बनने से नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के लिए निगरानी करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। यही नहीं, चाइना बॉर्डर की दूरी भी काफी कम हो जाएगी। जितनी अहम बॉर्डर की सिक्योरिटी को देखते हुए हम इसको देखें, और उतना ही उससे ज़्यादा यहाँ का टूरिज़्म, यहाँ का जो कनेक्टिविटी है, उसको एक और नया एक ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही ऑप्शन है। टीजे रोड देश की सुरक्षा के लिए जितनी अहम है, उससे कहीं ज्यादा पर्यटन को ये बढ़ावा देगी। यही नहीं, नेपाल बॉर्डर पर बसे सैकड़ों गांवों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं होगी। अब हजारों लोगों को इंतजार है इस रोड के पूरी तरह तैयार होने का। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। – 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुट गई है। सोमवार को दिल्ली बुलाए गए प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग हुई। उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार की नाकामियों को असरदार तरीके से जोर शोर से उठाए। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश नेताओं से कहा कि महंगाई, बेरोजगारी उत्तराखंड में बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ घर घर संदेश लेकर जाना होगा। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने अभी से उत्तराखंड में कांग्रेस का कंट्रोल रूम बनाने और इसे बूथ लेवल तक कनेक्ट करने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शरद सिंह रावत, एआईसीसी मेंबर और पूर्व अध्यक्ष करण महारा भी शामिल थे। 2027 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये बैठक हुई और बैठक में स्टेट यूनिट से स्पष्ट रूप में कहा गया कि कारगर, प्रभावी रोड मैप इलेक्शन के मद्देनज़र तैयार किया जाए और स्टेट यूनिट के हमारे सभी लीडर इस पर लगे हैं। आगामी बैठक में हम सब एक संयुक्त और एक अपनी अपनी ओर से भी रायों का, एक मशवरों का एक डॉक्यूमेंट हमारे हाईकमान के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि तत्काल जो कमेटियां बननी हैं, उन कमेटियों को तत्काल फॉर्म किया जाए। राज्य सरकार में दायित्वधारी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के एक बयान के बाद 5 अगस्त को आई धराली आपदा के घाव एक बार फिर हरे हो गए हैं। आपदा प्रबंधन पर आयोजित एक सेमिनार में कर्नल कोठियाल ने दावा किया कि धराली आपदा में मारे गए लोगों को मलबे से नहीं निकाला गया,
जबकि सेना ने आपदा की चपेट में आए अपने 10 जवानों में से 7 जवानों के शव खोज निकाले हैं। के चलेंगे कि धराली से हम बॉडी को निकाल ही नहीं सकते। वहीं बगल में आर्मी के 10 लोग दबे हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान है। उन्होंने 7 लोगों को निकाल दिया और हम 147 में एक भी नहीं निकाल पाए। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हम एनवायरमेंट में ये बताने के बजाय कि डिजास्टर का क्या तरीका है, हमें ये बताने की भी जरूरत है। अगर साइंस और साइंटिस्ट आज बन चुके हैं तो फिर आज तो हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए कि हम आपदाओं से लड़ेंगे कैसे और फिर ऊपर रहेंगे। वहीं कर्नल कोठियाल के इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है और कांग्रेस हमलावर है। गणेश गोदयाल का कहना है कि मलबे में दबे लोगों को जल्द बाहर निकाला जाए। साथ ही कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भी धराली पहुंचकर आपदा पीड़ितों से मिलेगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता विनोद चमोली का कहना है कि कर्नल कोठियाल ने किस आधार पर यह बात कही उनसे पूछा जाएगा, लेकिन कर्नल कोठियाल को भी समझ लेना चाहिए कि कौन सी बात कहां और कब बोलनी है। कोठियाल ने किस आधार पर बात पूछी, पूछा जाएगा। तारीख को हम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ हम धराली जाएंगे। मैं स्वयं उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल होऊंगा और वहां के लोगों से बातचीत करने के बाद और सच्चाइयों की परत उघाड़ने के बाद हम सरकार के पास जो भी वहां की रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लोगों की इच्छा के अनुरूप, अपनी मर्जी से तो सरकार कर नहीं रही है, तो लोगों की मर्जी के अनुरूप, लोगों की मांग के अनुरूप सरकार वहां पर राहत के काम करे। कर्नल कोठियाल फौजी हैं, खाडी फौजी हैं, टेट फौजी हैं। बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक समझ से भी जुड़ी हुई हैं, प्रशासनिक समझ से भी जुड़ी हुई हैं। उनका जो वर्किंग रहा है वो एक सैनिक, एक सोल्जर के नाते रहा है। तो जो उनको पता चला, जो उनको लगा, उन्होंने मीडिया में सीधे सीधे जाकर बोल दिया। लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपने कार्यकर्ता अगर कुछ बोलता है तो हम उसके प्रति गंभीर हैं। हम निश्चित तौर पर उनसे बात करेंगे किस आधार पर उन्होंने बात कही है, और उसमें कहीं भी अगर कोई सच्चाई है तो सरकार उस ओर आगे बढ़ेगी, उसका संज्ञान लेगी। हरीश रावत ने धर्मपुर के बूथ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक कर मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि जब रावत धर्मपुर के वोटर नहीं हैं तो उनका बूथ किस बात का। साथ ही आरोप लगाया कि वे मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर छुट्टी जैसे बयान देकर देवभूमि की परंपराओं के खिलाफ जाते हैं। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी रावत से इतनी डरी हुई है कि उनका नाम जपती रहती है। ये विवाद धर्मपुर की रणनीतिक अहमियत और दोनों दलों के वोट बैंक पर फोकस को उजागर करता है। भाजपा हरीश रावत जी से इतना क्यों घबराती है? हरीश रावत जी का मैं समझता हूँ इतना नाम जपते हैं भाजपा वाले कि उनको माला ले लेनी चाहिए सबको, 108 मनकों की, और सारे कार्यकर्ताओं को बांटनी चाहिए। सुबह से लेकर रात तक हरीश रावत जी का नाम जपते रहे, बेड़ा पार हो जाएगा उनका। डर तो उनके अंदर होना चाहिए। हरीश रावत को कई बार हरा चुके हैं, उनकी पत्नी को हरा चुके हैं, उनके बेटे को हरा चुके हैं। बाकी जिसको आगे लड़ाएंगे वो भी हारने की तैयारी कर ले। लेकिन मुझे एक बात की चिंता जरूर होती है, और चिंता इस बात की है कि जो उत्तराखंड देवभूमि प्रदेश है, इस देवभूमि प्रदेश में यहाँ के संस्कारों के विपरीत जाकर आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हो, जुमे के नमाज पर छुट्टी करने की बात करते हो, आप अराष्ट्रीय विचारों का समर्थन करते हो। उत्तराखंड में फरवरी से एसआईआर में काम शुरू होगा, जिसमें टीचर से लेकर आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर्स भी काम करेंगे। वहीं निर्वाचन आयोग 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर काम कर रहा है, यानी नए साल से एसआईआर पर उत्तराखंड में भी तेजी दिख सकती है। एसआईआर को लेकर उत्तराखंड में भी हलचल तेज है। माना यह जा रहा है कि फरवरी से इस पर काम किया जाएगा और कई शिक्षा विभाग के टीचर्स से लेकर अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी यहाँ ड्यूटी पर लगाया जाएगा। 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से एसआईआर पर काम किया जाना है और इसी को मद्देनजर अब सभी डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी तरफ से अधिकारियों कर्मचारियों की लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं जो कि एसआईआर को लेकर ड्यूटी देंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। चमोली जिला प्रशासन स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर सख्त हो गया है। हाल ही में गेस्ट टीचर यूनुस अंसारी द्वारा
छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में खुलासा हुआ कि उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र चमोली में बना था, जबकि वो उत्तर प्रदेश का निवासी है। इस पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। साथ ही सीमावर्ती नीति घाटी में नेपाली मूल के मजदूरों के आधार कार्ड बनने का मुद्दा भी गर्मा गया है। बाहरी लोगों के आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं, इस पर जांच की मांग हो रही है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा है कि प्रशासन सतर्क है और शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई की जाएगी। आया है इस बारे में, तो उसमें ये पाया गया कि वो प्रमाण पत्र 2010 का इश्यू है और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में ये किन प्रमाण पत्रों के आधार पर बना है, उचित है कि नहीं है, उसके लिए एडीएम साहब को निर्देशित किया है। तो इसमें जांच करके 1 से 2 दिन में बताएंगे कि इस प्रमाण पत्र की क्या वैधता है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में भवाली का टीवी सैनिटोरियम पहाड़ी इलाकों को क्या सांसें दे पाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उम्मीदों का ऑक्सीजन तो मिला है, लेकिन वेंटिलेटर पर पहुंचे अस्पताल को बनाने की चुनौती इलाज देने से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट देखिए। कभी कमला नेहरू और महादेवी वर्मा के इलाज के गवाह रहे भवाली के सैनिटोरियम के दिन बहुरने की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया है, तो पर्वतीय लोगों के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके लिए भवाली सैनिटोरियम में 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें अस्पताल से लेकर आवास और 13 से ज्यादा विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही इस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोग विभाग के साथ न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग भी बनाया जाएगा। कुछ बिल्डिंगें यहाँ पे पुरानी हैं जो कि वो हैं, प्लस उनके जो कार्यदायी संस्था है वो भी यहाँ आकर के ठीक से करेंगे, तो यहाँ जमीन भी पर्याप्त लग रही है। और ये आने वाले समय में अभी कई चीज़ें तकनीकी रूप से उसको अप्रूवल होता है, लेकिन ये जमीनी हकीकत में तब्दील होने वाला है। दरअसल भवाली सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में 378 बेड से हुई और इसने देश भर में अपनी पहचान बनाई। साल 2011 में इसे आयुष अस्पताल के नाम पर इमामी कंपनी को दिया गया, लेकिन इसके दिन नहीं बहुरे। हाईकोर्ट ने 2018 में इसे 6 महीने में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती, इससे पहले सरकार ने इस अस्पताल को बेहतर बनाने का दावा कर याचिका वापस ले ली। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर जगह इतनी बड़ी भूमि और खुद स्वास्थ्य विभाग की, ये कहीं दूसरी जगह हो नहीं सकती। और ये जो इतना प्रसिद्ध स्थान है, जो एशिया का नंबर 1 कभी सहयोग आश्रम हुआ करता, हमारा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि जब खुद अपनी भूमि अन्य विभागों को देते रहे, तो आज ये स्वागतयोग्य कदम है, क्योंकि पहाड़ को, पूरे पहाड़ कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को ही ये जोड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर ये बनता है तो इसका पूरा लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा, जो स्वागतयोग्य कदम है। बहरहाल 2018 के बाद 2025 में हाईकोर्ट ने फिर इसे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के आदेश जारी किए हैं और अगर सरकार जल्द निर्माण करती है तो पहाड़ की जनता के लिए बड़ा स्वास्थ्य केंद्र भवाली में अपनी पहचान बना लेगा। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। विकासनगर में नदी में फंसे 3 लोगों के लिए एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची। टीम ने नदी में फंसे 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाला। आपको बता दें कि कटाव पत्थर के पास डैम से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इस दौरान नदी में खनन कर रहे 3 लोग ट्रैक्टर के साथ नदी में ही फंस गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद नदी में फंसे तीनों लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। उत्तराखंड की धामी सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया और 1 जुलाई 2025 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू हो गया है। धामी सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% इजाफा किया है। 55% से बढ़ाकर महंगाई भत्ते को 58% किया गया है। इसका सीधा फायदा राज्य के कर्मचारियों के साथ ही राज्य के पेंशन धारकों को भी होगा। सीएम धामी ने इसको मंजूरी दे दी है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार के रोड़ी बेलवाला में यात्रियों के साथ मारपीट का व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया।
और सुभाष घाट पर धरना देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भीमताल के जमरानी बांध निर्माण में स्थानीय लोगों को रोजगार की मांग उठी है। भीमताल जमरानी क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन किया और स्थानीय लोग ही रोजगार देने की मांग की है। बागेश्वर पहुंचे बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने धामी सरकार की उपलब्धियां बताई और कहा कि सरकार राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है। कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने उत्तराखंड में चोरी छुपे SIR लागू करने का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। अल्मोड़ा बार एसोसिएशन के चुनाव 10 दिसंबर को होंगे, जिसके लिए बार एसोसिएशन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। कोटद्वार पहुंचे भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली ने दावा किया है कि 2027 में एक बार फिर धामी सरकार ही राज्य में बनेगी। अल्मोड़ा में वीएचपी और बजरंग दल ने पूरे बाजार में बाइक रैली निकाली। साथ ही युवाओं को अपने धर्म को बचाने के लिए आगे आने को कहा। पौड़ी जिले में होने वाले लोक संस्कृति से जुड़े पारंपरिक भूंकाल मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। अल्मोड़ा में तहसील दिवस में डीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें बिजली, पानी और पीडब्ल्यूडी की सबसे ज्यादा समस्याएं आई। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में सहकारिता मेले की शुरुआत हुई, जिसमें कई सहकारी समूहों ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए। गढ़वाल लोकसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी का जन्मदिन गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने धार्मिक अनुष्ठान, सुंदरकांड पाठ, हवन, अनाथालयों में कंबल वितरण, अस्पतालों में फल वितरण और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। पौड़ी में पूजा अर्चना, विद्यालयों में गरीब बच्चों को स्वेटर, किताबें और मिठाइयां दी गईं। कोटद्वार में छात्रावास और कुष्ठ आश्रम में फल और स्टेशनरी वितरित की गई। ऋषिकेश में बच्चों को स्वेटर दिए गए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बलूनी जी का जीवन समाज सेवा को समर्पित है और जनसेवा को जनसेवा के रूप में मनाना गर्व की बात है। गढ़वाल लोकसभा में खेल महोत्सव का आयोजन होगा, जो कि 12 से 25 दिसंबर तक पौड़ी में होगा। सांसद अनिल बलूनी इसका उद्घाटन करेंगे। फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, खो खो, टेबल टेनिस, कबड्डी, एथलेटिक्स के साथ पहली बार पिट्ठू खेल भी शामिल किया गया है। ब्लॉक से जिला स्तर तक प्रतियोगिताओं के बाद 25 दिसंबर को फाइनल और समापन होगा। रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में मंगलवार को भावनात्मक और गौरवशाली दृश्य देखने को मिला, जब कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में 603 अग्निवीरों ने देश की सेवा की शपथ ली। सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक परेड के गवाह बने। अग्निवीरों के छठे बैच के जाबाज बहादुरगढ़ के द्वार से कदम ताल कर आगे बढ़े तो सोमनाथ मैदान देशभक्ति के नारों से गूंजने लगा। 31 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग से गुजरने के बाद 603 अग्निवीर भारतीय सेना का हिस्सा बने। इन अग्निवीरों को राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। ये बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं 2025 बैच का अग्निवीर हूँ, तो आज इस दिन पे मैंने कसम खा ली और मैं सिपाही बन चुका हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा हूँ। बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में फिर से मौसम बदलने जा रहा है। उत्तराखंड में 5 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री की वजह से प्रदेश में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 और 8 दिसंबर को कई इलाकों में बारिश की संभावना जताने के साथ बर्फबारी की आशंका जताई है। बाद 5 तारीख को संभावना बन रही कि जो नॉर्थ के जो हमारे ज़िले हैं, जैसे उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ मेनली है, उसके अलावा बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले हैं, वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बारिश
हो सकती है। और जो और 3500 मीटर से ऊपर वाले जो माउंटेनस एरिया है वहाँ पे हल्की से बहुत हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। तो ऐसी संभावनाएं 7 और 8 तारीख में भी बन रही है। उसमें यही जिले रहेंगे, उसमें जैसे चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले। विकासनगर के पछुआदून क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की लगातार कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को छरबा गांव में बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए 50 से 60 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। बीते दिनों प्रशासन को अवैध प्लॉट काटने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद 19 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद एमडीडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई और सभी अवैध रूप से काटे गए प्लॉट को ध्वस्त किया।